सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से मेरे इब्राहिम भाई बैठे हैं और हमारे सीनियर्स बैठे हैं जो लोग यहाँ इतनी ठंड में तशरीफ़ लाए। और मैं कुछ कहने से पहले अपनी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके मेंबरान का नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। माशाअल्लाह से हमारे सारे ही मेंबर जो लोग हैं वो सब पढ़े लिखे और साहिब रोज़गार हैं और मेहनती लोग हैं, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हम जिस मकसद के लिए निकले हैं उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। शुएब अहमद साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, अरशद हाशिम साहब हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, अजहर हुसैन उर्फ पन्नू साहब, ख़ास तौर से मैं इनका नाम मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि बग़ैर इनके जिसे कहते हैं कि इनकरेजमेंट के ये मुमकिन ही नहीं था। बरसों से हम लोग काम करते चले आए हैं और हम ख्याल हैं अजहर हुसैन साहब, और उनकी हिम्मत अफजाई की वजह से ही हम सब लोग इकट्ठा हो पाए। शादाब हुसैन साहब, मेराज खां साहब बहुत ही मेहनती इंसान हैं, मेराज भाई हमारे, और बहुत जुझारू हैं। और हम तो कहते हैं कि मेराज साहब को कि चूँकि इनको पॉलिटिक्स का थोड़ा तजुर्बा है और ये रहे भी हैं कि ये उस तरफ अपना ज़ोर आजमाएं और हम लोग इनके साथ रहेंगे। लेकिन चूँकि ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे किसी के बारे में बात नहीं कर सकते। फिर भी मेराज साहब का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम सब। उसके बाद ये मनाफ रज़ा साहब हैं, इन्होंने आपके सामने प्रेजेंटेशन पेश किया जो काबिल तारीफ़ है। मनाफ हमारे लिए बच्चे ही हैं और ये माशाअल्लाह से बड़ी अच्छी तालीम इन्होंने लंदन से पाई और उसके बाद ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहे। इनको कौमी दर्द इनके सीने में इस कदर है कि इनको कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्रीमी लेयर में से हैं मुसलमानों की, लेकिन फिर भी ये गरीबों के बारे में और हम लोगों के बारे में सोचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ मुसाब साहब, जिनको शारिक भी कहते हैं, इन्होंने भी बहुत इज्जत हिम्मत अफजाई की हम लोगों की और बहुत मेहनत की, ये भी हमारी कोर कमेटी में हैं। आसिम रिजवी साहब का ख़ास तौर से नाम लेना चाहूँगा मैं। आसिम रिजवी साहब ने बहुत मेहनत की इस प्रोग्राम के लिए। असमत साहब, इकबाल बशीर साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, यहीं कहीं बैठे थे, अभी शायद बाहर चले गए हैं। उनके ख़यालात से हम लोगों की बहुत हिम्मत अफजाई हुई। हसनैन अब्बास साहब, शाहिद हुसैन साहब, ख़ास तौर से शाहिद हुसैन साहब हमारे पुराने साथियों में हैं और हमें उम्मीद है कि इत्तेहाद के मसले पे ये जल्दी ही आगे आएंगे और झंडा लेके चलेंगे इत्तेहाद का, क्योंकि इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। अभी जिन हजरात ने अपने बयानात दिए, स्पीचेस दी, वो सब उनके अपने ज़ाती ख़यालात थे। उसका यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट से उससे इत्तेफाक कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। हमने एक चीज़ लिखी है अपने फॉर्म में और हमारे मैसेज में भी है कि वी डोंट डिस्कस रिलीजन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मजहबी लोग नहीं हैं, हम में से ज़्यादातर पंच वक्ता नमाजी हैं। डिस्कस लफ्ज़ का माने होता है बहस और मुबाहिसा करके किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करना। जब 1400 साल से आप लोग नतीजे पे नहीं पहुंचे तो हम जैसे आखिर नतीजे पहुंच पाएंगे? ये डिस्कशन ही का नतीजा है। अंग्रेजी की डिक्शनरी में डिस्कस लफ्ज़ का माने ही यही है कि किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करना। अरे मेरी क्या मजाल कि मैं किसी नतीजे पहुंच जाऊं? तो जब मेरे समझ में आ गया कि इससे कोई नतीजा मिल ही नहीं सकता, बड़े बड़े उलमा और फ़क़ीह गुजर गए, तो हमने कहा भैया इधर से ज़रा सा बच के निकलें, क्योंकि हमने ये देखा है कि जिस घर में झगड़े होते हैं उस घर के बच्चे पढ़ाई में भी ख़राब हो जाते हैं। यही हाल समाज का है, यही सोसाइटी का है। आप मुल्क के लेवल पे कहें, जिन मुल्कों में देखिए बदअमनी फैलती है, आपस में झगड़े होते हैं, वो मुल्क भी पीछे चले जाते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क का हाल आप देख रहे हैं क्या है। यही नतीजा आ गया कि अब लगता है कई टुकड़े होने वाले। तो सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, हम वतन परस्त हैं। ये मैसेज बहुत दूर तक जाना चाहिए।
हम मुसलमान हैं बेशक, लेकिन हमारी नेशनलिटी इंडिया है और हम इंडियन हैं। और हम जो भी काम करेंगे, सबसे पहले हमारा मकसद ये है कि हम मुसलमानों की फलाह के लिए काम करें, लेकिन इसका ख्याल रखें कि हमारे हिंदू भाई कहीं से हमसे इंजर्ड ना होने पाए, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। जब मैं आपको बताऊं बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो मैंने अपने एक हिंदू दोस्त से कहा कि यार तुम लोग बैठे हो, कुछ नहीं करते हो, तो उसने कहा ये बताओ तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे गांवों में जाके कुरान की तालीम दी है। मेरा चेहरा धुआं हो गया उस वक्त कि बात तो सही कह रहा है। हमारे रसूल करीम जब दावत जुलेशीरा करते हैं तो अपनी अबा बिछा देते हैं, किसके लिए? क्या वो मुसलमान थे? और हमको तासुबात सिखाए जाते हैं। हमारे इस्लाम में इखलाक सबसे बड़ी चीज है। अगर हमने इखलाक को छोड़ दिया तो फिर हम मेरी कमअक्ल में यह आता है कि हम मुसलमान हैं ही नहीं। तो मुसलमान बनने के लिए मेरा भाई, अगर हमें इस्लाम की बात करनी है तो सबसे पहले अपने रसूल करीम की सीरत को भी देखना पड़ेगी, अपने इमामों की सीरत को भी देखना पड़ेगी, अपने बुजुर्गों की सीरत भी देखना पड़ेगी। वो दूसरों के साथ क्या सुलूक करते थे, क्या हम वो करते हैं? नहीं करते। हम तो अपनों के साथ बस सुलूकी कर रहे हैं। चारों तरफ ये मेरे पास हाथ में है रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद आई है। इसको पढ़ने के बाद सिवाय शर्म के कुछ नहीं आएगा आपके। कुछ फिगर्स मेरे पास हैं जो मैंने नोट किए, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जी मैं अभी करता हूं। तकरीबन 23%, 22% लोगों के घर में बिजली नहीं, जो शहर में रहते हैं मुसलमान। शहर में रहने वाले 22% मुसलमानों के घरों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, उनके घर में पानी की लाइन नहीं है। मुस्लिम शहरों में ही 37% बिलो द पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल जिसे कहते हैं आप। वर्क पार्टिसिपेशन में जो ओवरऑल कहते हैं कि जिसे कहते हैं कि कोई ना कोई कारोबार हो, कुछ ना कुछ हो, उसमें हम मुसलमान 31% सिर्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि 70% हमारे यहाँ बेरोजगारी छिपी हुई है। अब पूछिए क्या कर रहे हो बेटा? कर रहे हैं, हाँ कुछ कर रहे हैं। हकीकत ये बेचारा कुछ नहीं कर रहा है। जब ये मेरी फिगर नहीं है, ये सरकार ने कमीशन बनाया था, ये उसकी फिगर है। एवरेज इनकम मुसलमानों की है, इनके हिसाब से, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 360 रुपए महीना पर मुस्लिम। आप कहते हैं आपने बड़ी तरक्की कर ली, मेरे पास फिगर रखा है, ये गवर्नमेंट की है, मेरी नहीं है। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे इसके हेड। 360 रुपए में आप कैसे इमेजिन करते हैं कि कोई इंसान अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? अब बड़ी बात यह है कि ये सब हालात हुए कैसे? 64 साल का इतिहास हम देखेंगे कि मुल्क तो तरक्की कर रहा है, हम में से कुछ लोग भी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हम मुसलमान पीछे की तरफ चल रहे हैं, बैक गियर में। इसकी वजह क्या है? मेरे समझ में जो वजह आई, जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखा तो उसमें सबसे पहले मेरी नजर पड़ी, तो मैं भी आप जैसे आम मुसलमान है, आपको मैं माफी चाहता हूं, आप सब पढ़े लिखे और अक्लमंद लोग हैं, मैं भी उस लेवल की जहालत में था कि मेरे समझ, जब मैंने पढ़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहली लाइन हमारे हाईकोर्ट में पत्थर पे लिखी हुई है, इब्राहिम भाई जानते हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हमने कहा क्या मतलब? वी द पीपुल ऑफ इंडिया का क्या मतलब हम लोग, यानी कि क्या ये मेरा? वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। ये तो ये बता रहा है कि इस हिंदुस्तान को हमने बनाया है। क्यों बनाया है वो भी बता रहा है। टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। क्या कहीं आप पॉलिटिक्स में हैं? कहां हैं आप इकोनॉमिक्स में? कितनी गाड़ी आप गुजरती हैं बताइए, किस मुसलमान की फैक्ट्री की है? सड़क पे चले जाइए, ये कंपनी वो कंपनी वो कंपनी। अरे भाई कहीं किसी निगाहें तरसती कोई मुस्लिम नेम भी नजर आ जाए? कहीं नहीं नजर आता।
उसके बाद आई एम सॉरी, मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, इसको सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, इंसाफ। हमने ये कानून बनाया है कि हमें इंसाफ मिले। क्या हमें इंसाफ मिलता है? वाकई में है ऐसा कि हमें इंसाफ मिल रहा है? हमारे बच्चों को कोई भी पुलिस वाला पीट के चला जाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि दूसरा कह दे कि भैया क्यों मार रहे हो, ये भी तो भारत का नागरिक है, इसका भी तो हिस्सा इस सरकार में है। लेकिन नहीं, उसको अवेयरनेस नहीं है, वो अपने राइट्स जानता ही नहीं। और आप अपने राइट्स नहीं जानते, इसलिए दूसरे फायदा उठा रहे हैं। हिंदुस्तान का कानून तो ऐसा है कि आंखों से लगाने के लायक है, चूमने के लायक है ये कानून। लेकिन अफसोस की बात है कि इस कानून को हमने पढ़ा ही नहीं, हमने समझा ही नहीं, इसने हमें कितनी बड़ी ताकत दी है। हमें कानून बताता है कि हम सब बराबर हैं, हम में कोई तफरका नहीं कर सकता। कानून के सामने भी, पॉलिटिक्स में भी हमें पूरा हक है कि हम एक जमात बन के खड़े होकर इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं। हमें पूरा हक है कि हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी जमा हो सकते हैं, कहीं भी स्पीच दे सकते हैं। लेकिन हम एक दबी सहमी डरी हुई कौम बन के रह गए हैं। सच्चाई से आंख मिलाना पड़ेगी कि इसकी वजह क्या है। मैं साथ माजरत के कह रहा हूं, इसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं, क्योंकि हम वोट डालने नहीं जाते। हम में मुसलमान आबादी में जब आप देखेंगे तो वोट परसेंटेज निकलता है 20% पोलिंग हुई। अरे कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको इंपॉर्टेंस देगी क्यों? आप तो वोट ही नहीं डालते, आप तो वोटर ही नहीं है। अगर आप 100% पोलिंग करा दें, मेरा दावा है कि ये सारे नेताओं की लाइन आपके मोहल्लों में लग जाएगी। मैं नहीं कहता आप किस पार्टी में जाएं, जो आपको पार्टी अच्छी लगती हो उसमें जाएं, जिस कैंडिडेट को आप पसंद करते हो उसे वोट दें। लेकिन आपको वास्ता है, लिल्लाह, अल्लाह के वास्ते अपनी कौम के ऊपर रहम करें। अपने पड़ोसियों को समझाएं कि भैया ये तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि जब कोई गलत आदमी जीत के चला आता है तो उसकी वजह यह है कि आप वोट डालने नहीं जाते। जब आप वोट नहीं डालते तो वो आदमी जब पार्लियामेंट में आ जाता है, जब वो पार्लियामेंट में पहुंचता है तो जितनी भी बुराइयां करेगा उसमें आप भी शरीक हो गए। आपसे भी हिसाब लिया जाएगा कि आपकी वजह से एक गलत आदमी जीत के गया है, क्योंकि आपके से तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने डेमोक्रेसी को समझा ही नहीं। मेरे समझ में नहीं आता लोग समझते क्यों नहीं कि आपके हाथ में इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी ताकत है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब दूसरी बात यह कि हमारी बैकवर्डनेस की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एजुकेशनली बहुत पीछे हैं। जो मेरे पास फिगर है उसके साथ उसको देख के तो इतनी शर्मिंदगी होती है कि ग्रेजुएशन लेवल पे हमारा